नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। मेरे इस YouTube चैनल जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज में आपका स्वागत है। ये मेरा दूसरा वीडियो है जिसे मैं इस YouTube चैनल पर अपलोड कर रहा हूं। इसमें मैं आपको राजनीति, अंडरवर्ल्ड से जुड़े और करंट अफेयर से जुड़े तमाम किस्से कहानियां सुनाऊंगा। तो आज शुरू करते हैं, बात करते हैं राज ठाकरे की। कई लोग सवाल पूछ सकते हैं कि आखिर महाराष्ट्र की राजनीति में राज ठाकरे का क्या प्रभाव है। उनके पास तो सिर्फ एक ही विधायक है, लेकिन बात ऐसी नहीं है। राज ठाकरे नंबर के मुताबिक भले ही काफी कमजोर नजर आते हों, उनके पास सिर्फ एकमात्र विधायक हों, लेकिन इसके बावजूद जब भी चुनावी मौसम आता है तो राज ठाकरे अक्सर खबरों में रहते हैं। वे क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, उस पर लोगों की बड़ी नजर होती है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर राज ठाकरे जो है अब क्या रुख अपनाते हैं, अब कौन सा ऐसा बयान देते हैं जिस पर चर्चा होती है, जिस पर विवाद होता है। और राज ठाकरे के बारे में एक बात ये कही जाती है बीते कई सालों से कि राज ठाकरे भले ही वोट ना जुटा पाते हो, लेकिन भीड़ जरूर जुटाते हैं। उनकी किसी भी सभा को देख लीजिए, राज ठाकरे की सभा में बेतहाशा भीड़ होती है, मैदान में पैर रखने तक की जगह नहीं बचती। तो राज ठाकरे एक बड़े ही अच्छे ओरेटर हैं और उनकी इस ओरेटरी का इस्तेमाल कई बार उनके विरोधियों ने भी किया है, जो कभी उनके विरोधी बनते हैं, कभी उनके दोस्त बन जाते हैं। तो ये भी उनके साथ में हुआ है। तो आज हम बात करेंगे राज ठाकरे और उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रिश्तों पर। तो इन दोनों के बीच रिश्ते जो है बीते अगर हम 2 दशकों की बात करें तो काफी नरम गरम रहे हैं। राज ठाकरे ने साल 2005 में शिवसेना छोड़ दी और उसके बाद अपनी अलग पार्टी बनाई साल 2006 में, जिसका नाम दिया महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। तो एक तरफ राज ठाकरे की भूमिका यह थी कि उनकी पार्टी जो है महाराष्ट्र के हित के लिए, मराठियों के हित के लिए काम करेगी और महाराष्ट्र के विकास के लिए जो है एक एजेंडा पेश करेगी, एक ब्लूप्रिंट तैयार करेगी। राज ठाकरे ने एक महाराष्ट्र किस तरह का होना चाहिए उसको लेकर एक डॉक्यूमेंट बनाया था, एक ब्लूप्रिंट बनाई थी। और इसी सिलसिले में राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के कई इलाकों का दौरा किया था। लेकिन महाराष्ट्र के अलावा उस वक्त गुजरात मॉडल की बड़ी ही चर्चा चल रही थी, काफी तारीफ भी हो रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और राज ठाकरे ने तय किया कि वे गुजरात मॉडल क्या है और क्यों उसकी इतनी तारीफ होती है, यह समझने के लिए वो गुजरात जाएंगे। उनकी नरेंद्र मोदी से बात हुई और फिर मोदी ने उन्हें गुजरात आने का आमंत्रण दिया। उनका वहां पर स्वागत हुआ। करीब 8-9 दिन तक राज ठाकरे का गुजरात में दौरा चला था, जहां पर खुद तब के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें कई अलग अलग इलाकों में घुमाया, किस तरह से उनका प्रशासनिक सिस्टम काम करता है उसकी जानकारी दी और जो भी विकास की योजनाएं थी उसके बारे में बताया और किस तरह से वहां पर वे भ्रष्टाचार नहीं होने देते हैं, इस बात की भी जानकारी राज ठाकरे को दी। राज ठाकरे काफी प्रभावित नजर आए मोदी मॉडल से और उसके बाद उन्होंने वहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पत्रकारों से बात की तो मोदी की काफी उन्होंने तारीफ की थी। और मोदी ने भी ये कहा कि देखिए, तमाम राजनेता जो है स्विट्जरलैंड घूमने जाते हैं, विदेश घूमने जाते हैं, लेकिन यहां राज ठाकरे जैसे राजनेता हैं जिन्हें अपने राज्य के लोगों की चिंता है और अपने राज्य को अच्छा बनाने के लिए, वहां पर एक अच्छा मॉडल लाने के लिए वे गुजरात का दौरा कर रहे हैं। तो उन्होंने राज ठाकरे का धन्यवाद भी अदा किया था। तो दोनों के बीच उस वक्त काफी दोस्ताना रिश्ते नजर आए, सब कुछ बड़े ही दोस्ताना माहौल में हुआ। लेकिन इसके बाद साल 2014 में जब मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो उसके बाद राज ठाकरे और मोदी के रिश्तों में भी बदलाव आया। इसकी सबसे पहली झलक तब देखने मिली जब मोदी ने ऐलान किया कि मुंबई से अहमदाबाद के बीच भारत की पहली बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। यह पहली बुलेट ट्रेन थी, जापान से जो है कर्ज लेकर इस बुलेट ट्रेन को चलाया जाने वाला था और लोगों में काफी उत्साह देखा गया कि अब भारत में भी तेज रफ्तार की ट्रेनें चलेंगी। लेकिन राज ठाकरे ने इसका विरोध किया और सवाल उठाया कि क्या मोदी सिर्फ गुजरात के प्रधानमंत्री हैं, वे तो पूरे देश के हैं। उन्होंने कई ऐसे प्रोजेक्ट्स गिनाए और यह कहा कि मोदी जो है एक तरह से अनफेयर ट्रीटमेंट करते हैं महाराष्ट्र के साथ या दूसरे राज्यों के साथ और तमाम बड़े प्रोजेक्ट चाहे सरकारी हो या फिर निजी हो उनको गुजरात में लाने की कोशिश करते हैं और
बुलेट ट्रेन भी उन्होंने गुजरात से ही शुरू करवाई है मुंबई के बीच, और गुजरात और मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा राज ठाकरे ने कहा। और इसके साथ साथ उन्होंने ये ऐलान भी किया कि उनकी पार्टी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का विरोध करेगी, और उन्होंने आदिवासियों से कहा जिनकी तमाम जमीनें जो है अधिग्रहित की जाने वाली थी, पालघर और ठाणे इलाके में रहने वाले लोग थे, उनको से ये अपील की कि वे अपनी जमीन जो है इस प्रोजेक्ट के लिए ना दें। तो ये पहला बड़ा मौका था जब राज ठाकरे और मोदी के बीच में ये तनातनी सामने आई। लेकिन इसके बाद भी जब साल 2019 के लोकसभा चुनाव हुए थे, यहां मैं आपको एक बार वापस 2014 के लोकसभा चुनाव में लेके जाना चाहता हूं। 2014 के चुनाव तक जो है मोदी और राज ठाकरे में रिश्ते अच्छे थे, और राज ठाकरे ने उन चुनावों में अपने उम्मीदवार, उन लोकसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार जो उतारे थे वो सिर्फ शिवसेना के उम्मीदवारों के खिलाफ उतारे थे। उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवारों के खिलाफ अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था। लेकिन उसके बाद जैसा मैंने बताया कि मोदी प्रधानमंत्री बन गए, फिर ये बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट आया, उसको राज ठाकरे ने उसका विरोध किया, तो ये सिलसिला वहां से शुरू हो गया। और साल 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले राज ठाकरे ने महाराष्ट्र भर में घूम घूमकर अपनी सभाएं ली। हालांकि लोकसभा चुनाव तो उन्होंने नहीं लड़ा, लेकिन उन्होंने मोदी के विरोध में एक कैंपेन छेड़ दी, और मोदी मुक्त महाराष्ट्र का उन्होंने नारा भी दिया, मोदी मुक्त भारत का उन्होंने नारा दिया। तो ये कैंपेन लाओ रे तो वीडियो नाम से काफी चर्चित हुआ, क्योंकि जब भी राज ठाकरे जो है कहीं पर सभाएं लेते थे, कोई कैंपेन करते थे, तो वहां पर वे मोदी के पुराने भाषणों की क्लिपिंग्स दिखाते थे और यह बताने की कोशिश करते थे कि मोदी की कथनी और करनी में किस तरह का अंतर है। मोदी जो बोलते हैं वो करते नहीं है, और इसको लेकर वे काफी अपने भाषणों में तीखे निशाने साधते थे प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर। लेकिन इसके बाद फिर एक डेवलपमेंट होता है, राज ठाकरे को ईडी का नोटिस आ जाता है एक पुराने मामले में, जिसमें कि राज ठाकरे मनोहर जोशी के बेटे उन्मेष के साथ में किसी रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट से जुड़े होते हैं। तो उसमें हुई गड़बड़ी की जांच जो है ईडी शुरू कर देती है, और उस सिलसिले में राज ठाकरे को सम्मन भेजकर ईडी के दफ्तर बुलाया जाता है। करीब 8-9 घंटों तक उनको वहां पर बिठाकर रखा जाता है, उनसे पूछताछ भी की जाती है, और उसके बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है। इस घटना के बाद सियासी हलकों में यह पाया जाता है कि राज ठाकरे पहले जितने मोदी के खिलाफ आक्रामक नहीं रह जाते, और मोदी पर जो है वो निशाना साधना कम कर देते हैं या पूरी तरह से बंद कर देते हैं। फिर 2019 में महाराष्ट्र में एक बड़ा ड्रामा होता है। शिवसेना बीजेपी से अलग होकर कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बना लेती है, और साथ में ये दोनों ही सेक्युलर पार्टियां, जब महाविकास आघाड़ी जो गठबंधन बनता है उसका जो प्रीएम्बल तैयार होता है, तो उसमें सेक्युलर शब्द का 2 बार जिक्र किया जाता है। तो उस मसौदे पर उद्धव ठाकरे दस्तखत कर देते हैं। यानी कि एक तरह से वो शिवसेना जो अब तक कट्टर हिंदुत्ववादी राजनीति करते आई थी, उसने सेकुलर पार्टियों के साथ हाथ मिला लिया था सरकार बनाने के लिए। और जो उद्धव ठाकरे के विरोधी थे, या फिर बीजेपी कहें या फिर राज ठाकरे को कहें, वे लोग जो है ये सवाल उठाने लगे कि क्या अब जो है शिवसेना सेकुलरवादी पार्टी बन गई है, एक सेकुलर पार्टी बन गई है, और क्या उसने हिंदुत्ववाद को छोड़ दिया है। तो ये एक नैरेटिव शुरू हो गया कि शिवसेना ने हिंदुत्ववाद को छोड़ दिया है, और महाराष्ट्र में एक पॉलिटिकल स्पेस बन गया है शिवसेना जैसी ही एक कट्टर हिंदुत्ववादी पार्टी के लिए।